चैप्टर नंबर 3 परागण निषेचन भ्रूणपोष तथा भ्रूण का परिवर्तन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीज का परिवर्तन या बीज का विकास। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि द्विनिषेचन की क्रिया के बाद भ्रूण कोश में भ्रूण और भ्रूण पोष का विकास होता है। यानी द्विनिषेचन क्रिया होगी जिससे भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण और भ्रूण पोष बनेंगे। जब भ्रूण कोश में भ्रूण तथा भ्रूण पोष बनते हैं तो उनके साथ साथ ही बीजांड और अंडाशय में कुछ परिवर्तन होते हैं। जब भ्रूण का विकास हो रहा है, भ्रूण पोष का विकास हो रहा है, तो उनके साथ साथ बीजांड और अंडाशय में परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में बीजांड से बीज का विकास होता है और अंडाशय से फल का विकास होता है। यानी बीजांड जो संरचना है उससे बीज बनेगा और अंडाशय जो संरचना है उससे फल का विकास होगा। और बीजांड से बीज के विकास के दौरान बीजांड के कुछ भाग परिवर्तित होकर बीज के भागों का निर्माण करते हैं। जैसे बीजांड का भाग है बीजांड व्रंत, ये बीज के अंदर बीज व्रंत का निर्माण करता है। बीजांड में उपस्थित बीजांड व्रंत के द्वारा बीज व्रंत का निर्माण किया जाता है। सेकंड, बीजांड के भाग नाभिका के अंदर, बीजांड द्वार के अंदर, रेफे के अंदर, निभाग के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। केवल इनके ऊतकों में परिपक्वता आ जाती है। तो नाभिका वाला जो भाग है बीजांड का वो बीज में नाभिका के रूप में या न्यूसेलस के रूप में ही पाया जाता है। नाभिका को ही हम न्यूसेलस भी कहते हैं। तो यह भाग बीजांड में नाभिका के रूप में न्यूसेलस के रूप में है, बीज में भी यह नाभिका या न्यूसेलस के रूप में पाया जाएगा। तीसरा, बीजांड काय अपहाशित हो जाता है। जो बीज के अंदर जो बीजांड काय पाया जा रहा है, बीजांड में जो बीजांड काय पाया जा रहा है वो अपहाशित हो जाता है। लेकिन कुछ पौधों के अंदर बीजांड काय के द्वारा परिभ्रूण पोष का निर्माण किया जाता है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे परिभ्रूण पोष क्या होता है। अभी केवल इतना याद रखना है कि अधिकांश पौधों में बीजांड काय अपहाशित हो जाता है, लेकिन कुछ पौधों में बीजांड काय के द्वारा परिभ्रूण पोष का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, बीजांड में उपस्थित अध्यावरण के द्वारा बीज का आवरण बनाया जाता है। बीजांड में जो अध्यावरण पाए जा रहे हैं उन अध्यावरणों के द्वारा बीज के आवरण का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से बीज के बाहरी आवरण को टेस्टा के नाम से जाना जाता है, जबकि आंतरिक आवरण को टेगमेन के नाम से जाना जाता है। अध्यावरण दो होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बाह्य अध्यावरण वो टेस्टा का निर्माण करेगा, अंत्य अध्यावरण उसके द्वारा टेगमेन का निर्माण किया जाएगा। अगला, बीजांड के अंदर उपस्थित भ्रूणपोष अपहाशित हो जाता है या कुछ पौधों में उपस्थित होता है। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि भ्रूणपोष कुछ पौधों में रह जाता है, शेष रह जाता है, जबकि कुछ पौधों के अंदर ये पूरा का पूरा उपयोग में आ जाता है। इसी भ्रूणपोष के आधार पर दो प्रकार के बीज होते हैं जिन्हें हम आगे स्टडी करेंगे। तो बीजांड का भ्रूणपोष या तो बीज में अपहाशित हो जाएगा या कुछ मात्रा में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट, बीजांड में उपस्थित सहायक और प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाओं को ही हम एंटीपोडल कोशिकाएं भी बोलते हैं। तो ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं अपहाशित हो जाती है। सहायक कोशिकाएं भी अपहाशित हो जाएगी, प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल कोशिकाएं भी अपहाशित हो जाती है। इसके बाद बीजांड में उपस्थित अंड कोशिका के द्वारा भ्रूण का निर्माण
किया जाता है। बीजांड में जो अंड कोशिका है वो बीज में भ्रूण का निर्माण करेगी। बीजांड में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक के द्वारा भ्रूणपोष का निर्माण किया जाता है। ये हम पहले पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, किस तरह अंड कोशिका से भ्रूण बनता है और किस तरह द्वितीयक केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। आगे अब परिवर्तन जो होंगे उसमें सबसे पहले बीजांड का जो बाह्य अध्यावरण है वो बाह्य बीज जोड़ या टेस्टा का निर्माण करेगा, बीज का बाहरी आवरण बनाएगा, जिसे बाह्य बीज जोड़ या टेस्टा के नाम से जाना जाता है। बीजांड का आंतरिक अध्यावरण या अंत्य अध्यावरण अंत्य बीज जोड़ या टैगमैन का निर्माण करता है। तो आंतरिक अध्यावरण द्वारा बीज के अंत्य बीज जोड़ या टैगमैन का निर्माण किया जाता है। नाभिका, बीजांड द्वार, रेफे, निभाग, इनके अंदर चेंजेस नहीं होंगे, केवल इनके ऊतक परिपक्व हो जाते हैं। इन चारों भागों के ऊतक पूर्णतः परिपक्व हो जाएंगे। थर्ड, बीजांड का अधिकांश पौधों में अपाशित हो जाता है, लेकिन काली मिर्च में बीजांड का भ्रूणपोष के चारों ओर पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित होता है। काली मिर्च के अंदर बीजांड का भ्रूणपोष के चारों ओर पतली झिल्ली के रूप में पाया जाएगा और इस पतली झिल्ली के समान संरचना को परिभ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। तो बीजांड का भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली सी लेयर, परत या झिल्ली के रूप में मिलेगा, जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं और इसका एग्जाम्पल काली मिर्च है। सेकंड, लीची में बीजांड के चारों तरफ उपस्थित मांसल आवरण को एरिल कहा जाता है। लीची जो पौधा है उसके अंदर उसके फल में बीजांड के चारों ओर उपस्थित जो मांसल आवरण है उसे एरिल के नाम से जाना जाता है। लीची में बीजांड के चारों ओर एक मांसल आवरण मिलेगा जिसे एरिल कहते हैं और यह एरिल लीची का खाने योग्य भाग होता है। यानी लीची में जिस भाग को खाया जाता है उसका नाम एरिल होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एक हमारे पास करेंकल। तो करेंकल क्या है? यूफोर्बिएसी कुल के कुछ पौधों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक सफेद रंग की संरचना मिलती है। यानी यूफोर्बिएसी कुल के पौधे जो हैं उनके अंदर बीजांड द्वार वाले सिरे पर सफेद रंग की एक स्ट्रक्चर मिलेगी। उस सफेद रंग की स्ट्रक्चर या संरचना को करेंकल के नाम से जाना जाता है। तो सफेद रंग की छोटी सी स्ट्रक्चर या संरचना मिलती है उसे करेंकल कहते हैं। जैसे अरंडी देखी है हमने, अरंडी के ऊपर एक सफेद रंग की छोटी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है तो वो करेंकल कहलाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ओपर्कुलम। एक बीजपत्री पौधों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक प्लग के समान संरचना उपस्थित होती है। तो इस प्लग के समान संरचना को ओपर्कुलम के नाम से जाना जाता है। एक बीजपत्री पौधों के अंदर बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक प्लग के समान स्ट्रक्चर उपस्थित होगी। उस प्लग के समान संरचना को ओपर्कुलम कहते हैं। तो ये बीजांड से बीज के विकास के दौरान बीजांड में होने वाले कुछ चेंजेज या परिवर्तन होते हैं। इसके बाद बीज के प्रकार है और ये बीज के प्रकार भ्रूणपोष के आधार पर है। जब बीजांड से बीज बन रहा है तो भ्रूणपोष का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है उसके आधार पर बीजों को दो प्रकार में बांटा गया है। पहले प्रकार के बीज होते हैं अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनस बीज। सेकेंड टाइप के बीज होते हैं भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस बीज। अब इनके नाम के अंदर इनकी डेफिनेशन है। अभ्रूणपोषी बीज का मतलब है ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, उन बीजों को अभ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। जबकि ऐसे बीज जिनमें विकास के बाद भी भ्रूणपोष उपस्थित होता है उन्हें भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस बीज के नाम से जाना जाता है। जैसे अभ्रूणपोषी की डेफिनेशन है
बीजों में भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूण कोश का पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है। जब भ्रूण का विकास हो रहा है तो बीज में भ्रूण कोश का पूर्ण उपयोग कर लिया जाएगा, इसलिए परिपक्व बीज भ्रूण कोश रहित होते हैं, यानी परिपक्व बीजों के अंदर भ्रूण कोश नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनस बीज कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है अधिकांश द्विबीजपत्री पादप जैसे मटर और चना। मटर और चना जो है उनके अंदर अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनस बीज पाया जाता है। सेकंड, भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस बीज, तो इन बीजों में भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूण कोश का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, यानी पूरी तरह भ्रूण कोश का उपयोग नहीं हो पाएगा, इसलिए इनमें परिपक्व बीज भ्रूण कोश युक्त होते हैं, यानी इनमें बीज के परिपक्व होने के बाद भी उसमें भ्रूण कोश पाया जाता है, कुछ अवशेष रूप में उसके अंदर भ्रूण कोश उपस्थित होगा। और इस प्रकार के बीजों का उदाहरण है एक बीजपत्री पादप जैसे मक्का है, बाजरा है, अरंडी है। इन सभी पौधों के अंदर भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस प्रकार के बीज पाए जाते हैं। तो भ्रूणपोष के आधार पर बीजों को दो प्रकार के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, अभ्रूणपोषी और दूसरे प्रकार के बीज होते हैं भ्रूणपोषी बीज। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का फल का विकास। तो फल का विकास अंडाशय के द्वारा किया जाता है। जब निषेचन क्रिया संपन्न हो जाएगी तो निषेचन क्रिया के बाद अंडाशय से फल का विकास होता है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बीजांड से बीज का विकास होता है और अंडाशय से फल का विकास होता है। तो निषेचन क्रिया के बाद अंडाशय से फल का विकास होगा। और फल के विकास के दौरान क्या होता है, बीजांड और अंडाशय में वृद्धि हार्मोन का निर्माण होता है। जैसे वृद्धि हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इस प्रकार के वृद्धि हार्मोनों का निर्माण होगा जिससे अंडाशय की भित्ति फल की भित्ति के अंदर परिवर्तित हो जाती है। यानी जब वृद्धि हार्मोन का निर्माण होगा बीजांड और अंडाशय में तो उसके कारण उस हार्मोनों के प्रभाव से अंडाशय की भित्ति का फल की भित्ति में या फल के आवरण में परिवर्तन हो जाता है। फलों को दो प्रकार के अंदर हम बांट सकते हैं। जैसे पहले प्रकार के फलों का नाम है वास्तविक फल या सत्य फल और दूसरे प्रकार के फल है आभासी फल। तो वास्तविक या सत्य फल ऐसे फल होते हैं जो केवल अंडाशय से निर्मित होते हैं, यानी ऐसे फल जिनका निर्माण केवल अंडाशय से होगा उन्हें वास्तविक या सत्य फल के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल साधारणतः जो भी फल हम खाते हैं वो सारे फल जैसे नाशपाती है, आम है, तो ये केवल अंडाशय से निर्मित भाग है, इसलिए ये वास्तविक प्रकार के फल होते हैं। इसका हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं जैसे आम। सेकंड, आभासी फल, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के साथ साथ या तो बाह्यदल पुंज से हो, दल पुंज से हो या पुष्पासन से हो। जब अंडाशय बाह्यदल पुंज के साथ मिलकर या दलपुंज के साथ मिलकर या पुष्पासन के साथ मिलकर फल का निर्माण करता है तो इस प्रकार के फलों को आभासी फल के नाम से जाना जाता है। और आभासी फल का एग्जाम्पल सेब होता है। इसके बाद एक परिभाषा है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन की डेफिनेशन इसके नाम के अंदर है,
प्लस निषेक प्लस फलन। ए का मतलब है अनुपस्थित, निषेक का मतलब है निषेचन, फलन का मतलब है फल का विकास। तो जब निषेचन की क्रिया के बिना ही अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है तो इस क्रिया को अनिषेक फलन के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार निर्मित फलों को अनिषेक फल कहते हैं। यानी ये प्रोसेस या प्रक्रिया कहलाएगी अनिषेक फलन और इस प्रकार निर्मित जो फल होंगे उन्हें अनिषेक फल कहा जाता है। कभी कभी अंडाशय निषेचन क्रिया के बिना ही फल का निर्माण कर देता है। इस प्रकार बनने वाले फल अनिषेक फल कहलाते हैं तथा यह क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। और अनिषेक फलों के उदाहरण है केला, अंगूर और पपीता। और ऐसे फल जो अनिषेक फलन क्रिया से विकसित होंगे उनके अंदर बीज अनुपस्थित होते हैं। यानी ऐसे फल जिनका विकास अनिषेक फलन की क्रिया से हुआ है उनमें बीज अनुपस्थित होंगे, बीज उनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रेरित अनिषेक फलन। तो प्रेरित अनिषेक फलन के भी नाम के अंदर ही है जब अनिषेक फलन को प्रेरित किया जाता है। वृद्धि हार्मोनों का उपयोग करके अनिषेक फलन को जब प्रेरित किया जाएगा तो उस क्रिया को प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे वर्तिकाग्र पर वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिन को छिड़कने से अनिषेक फलन हो जाता है। यानी वर्तिकाग्र वाले भाग पर जब हम इन वृद्धि हार्मोनों ऑक्सिन और जिब्रेलिन का उपयोग करेंगे, उन्हें छिड़केंगे तो उनके अंदर निषेचन की क्रिया के बिना ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार की क्रिया को प्रेरित अनिषेक फलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमारा है पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण की सबसे पहले परिभाषा, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी दो प्रकार की पीढ़ियां पाई जाती है और ये दोनों प्रकार की पीढ़ियां एकांतर क्रम में आती है। आवृत बीजी पौधों में बीजाणुद्भिद तथा युग्मकोद्भिद पीढ़ी एकांतर क्रम में आती है। तो इस प्रोसेस या प्रक्रिया को पीढ़ी एकांतरण के नाम से जाना जाता है। इनमें से बीजाणुद्भिद जो अवस्था है आवृत बीजी पौधों की, वह द्विगुणित अवस्था होती है और प्रमुख या प्रभावी अवस्था होती है, लंबे समय वाली अवस्था होती है। जबकि युग्मकोद्भिद पीढ़ी अप्रभावी अवस्था होती है और अल्प अवधि की अवस्था होती है। अब बीजाणुद्भिद अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता, यह प्रमुख अवस्था है या प्रभावी अवस्था है तथा यह लंबे समय तक पाई जाती है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी प्रमुख प्रभावी अवस्था है जो लंबे समय तक उपस्थित होती है। सेकंड, इसका विकास युग्मनज से होता है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी को विकसित करने का कार्य युग्मनज के द्वारा किया जाता है। थर्ड, यह पीढ़ी यह अवस्था जड़, तना और पत्ती में विभेदित होती है। यानी बीजाणुद्भिद पीढ़ी के अंदर जड़, तना और पत्ती पाए जाते हैं। इस अवस्था में पुष्प द्वारा लैंगिक जनन किया जाता है और उस लैंगिक जनन के द्वारा नर और मादा युग्मकों का निर्माण किया जाएगा, जिससे इसकी दूसरी अवस्था युग्मकोद्भिद अवस्था उत्पन्न होगी। हम सब जानते हैं
में नर जनन अंग पुंकेसर होता है और मादा जनन अंग जायांग होता है। तो पुष्प में नर जनन अंग पुंकेसर के पराग कोश में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और इन लघु बीजाणुओं के अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद बनता है तथा यह नर युग्मकोद्भिद नर युग्मक का निर्माण करता है। तो ये नर युग्मक के निर्माण की प्रोसेस है। नर जननांग पुंकेसर, पुंकेसर में उपस्थित परागकोश संरचना में लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। इन लघु बीजाणुओं के अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद बनेगा और उस नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक का निर्माण होगा। इसी प्रकार मादा जननांग जायांग होता है। जायांग में उपस्थित संरचना अंडाशय होती है और अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांड से गुरु बीजाणु बनते हैं। अब गुरु बीजाणु संख्या में 4 बनते हैं, लेकिन 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और 1 गुरु बीजाणु क्रियाशील या सक्रिय रहता है और यह सक्रिय या क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा और इस मादा युग्मकोद्भिद से मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो ये लैंगिक जनन के अंदर पुष्प के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं जिनसे नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है और नर युग्मक तथा मादा युग्मक के निर्माण के बाद या नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के बाद युग्मकोद्भिद अवस्था प्रारंभ हो जाती है। अब युग्मकोद्भिद अवस्था की विशेषताएं, सबसे पहली तो यह अगुणित होती है क्योंकि नर युग्मक भी अगुणित संरचना है, नर युग्मकोद्भिद भी अगुणित संरचना है और मादा युग्मकोद्भिद भी अगुणित संरचना है। नर तथा मादा युग्मकोद्भिद दोनों ही अगुणित प्रकार की संरचनाएं होती है। दूसरा, युग्मकोद्भिद अवस्था कम समय की अवस्था है या फिर हम बोल सकते हैं कि यह एक अप्रभावी अवस्था है। जैसे हमने बीजाणुद्भिद को बोला था प्रमुख अवस्था है, प्रभावी अवस्था, इसी प्रकार युग्मकोद्भिद अप्रभावी अवस्था है जो कम समय के लिए पौधों के अंदर पाई जाती है तथा युग्मकोद्भिद अवस्था पोषण क्रिया के लिए बीजाणुद्भिद पर निर्भर रहती है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक या नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद को पोषण प्रदान करने का कार्य बीजाणुद्भिद पीढ़ी के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक बनेंगे, मादा युग्मकोद्भिद से मादा युग्मक बनेंगे। दोनों के बीच संलयन या निषेचन होगा जिससे युग्मनज का निर्माण होता है और ये जो युग्मनज है बीजाणुद्भिद अवस्था की प्रथम कोशिका होती है। यानी इसी से फिर बीजाणुद्भिद अवस्था प्रारंभ होती है। ऊपर हमने पढ़ा था ये लाइन, युग्मनज से विकसित, यानी बीजाणुद्भिद अवस्था जो है यह अवस्था युग्मनज से विकसित होती है, इसलिए बीजाणुद्भिद अवस्था की प्रथम कोशिका युग्मनज को बोला जाता है। तो इस तरह से आवृत बीजी पौधों में दोनों पीढ़ियां, बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी एक के बाद एक क्रम में आती है या एकांतर क्रम में आती है, जिसे हम पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। इसे आप नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।